Hello student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर फिजियोलॉजी के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के पार्ट 10वें 10th पार्ट के अंतर्गत प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म जो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बना हुआ है। हिंदी में हम एनाबॉलिज्म को उपचय और कैटाबॉलिज्म को अपचय कहते हैं। उपचय और अपचय मिलकर उपापचय या जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से मिलकर बनी हुई है। उपापचय या मेटाबॉलिज्म में जो भी रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होती है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जिसे हम एनाबॉलिज्म या उपचय कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जिसे हम कैटाबॉलिज्म या अपचय कहते हैं। दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के कंबाइंड फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म या अपचय। कैटाबॉलिज्म जो कि डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो होती है एनिमल के द्वारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यूज कर ली जाती है। तो यदि हम कह रहे हैं कि इसमें डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है पॉलीसैक्राइड जो होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है मोनोसैक्राइड में ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन होते हैं, और लिपिड जो होते हैं वो फ्री फैटी एसिड में ब्रेकडाउन होते हैं। तो हमारे जैसे कि हमने बताया इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद में क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और ये एनर्जी जो कि कैटाबॉलिज्म से रिलीज होती है, ये एनर्जी जो होती है कहाँ यूज की जाती है, एनाबॉलिज्म जो होती है इस प्रोसेस में, जो कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो होती है इसमें यूज कर ली जाती है। तो ये एनर्जी जो होती है एनाबॉलिज्म में बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके सिंथेसिस में यूज होती है। ये एनर्जी जो होती है ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर जो होता है इन प्रोसेस में यूज होती है। तो यदि हम कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करें क्रैब साइकिल या TCA साइकिल, जिसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड ये तीनों की ही कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जिसमें एनर्जी जो होती है बेसिकली NAD के रिडक्शन से लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, जो कि जैविक क्रिया में यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म या जिसे हम कहते हैं उपचय, जो कि कैसी है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें कि स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, और इस प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी यहाँ पर यूज होती है, और ये प्रोसेस तभी संभव होता है जबकि ATP और GTP का सिंथेसिस होता है। तो यदि हम बात करें उपापचय, एक अत्यधिक जो होती है इंटीग्रेटेड प्रोसेस होती है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर ATP सिंथेसिस द्वारा सेल को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सभी वर्गों के अणुओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें अणुओं का प्रत्येक वर्ग पर्याप्त सीमा तक अन्य वर्गों के सदस्यों को संश्लेषित करने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल प्रदान कर सकता है। विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थों की
मेटाबॉलिक रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले इंटरमीडिएट सब्सटेंस का अंतिम ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीडेटिव साइकिल में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। और यह साइकिल जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड जो होते हैं इनके रिडक्शन करता है। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान होने वाली जो केमिकल रिएक्शन होती हैं या परिवर्तन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जिन क्रियाओं में सेल का प्रोडक्शन या उत्पादों का निर्माण होता है इसे हम कहते हैं उपचय या एनाबॉलिज्म, और दूसरी जिन क्रियाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो अपचय में जटिल पदार्थ टूटकर क्या होते हैं, सिंपल पदार्थ में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्राप्त होती है, जबकि उपचय में पदार्थों का निर्माण होता है और ऊर्जा जो होती है वो प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैविक पदार्थों की संरचना जो होती है और कार्यकी में प्रोटीन का स्थान जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंजाइम्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं सेल्स की रासायनिक और भौतिक गतिविधियों को कैटलाइज करते हैं। कुछ प्रोटीन जैसे बाल, ऊन, कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले कोलेजन मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एलिमेंट की तरह कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन जो होते हैं हार्मोन्स अथवा ऑक्सीजन वाहक की भांति प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार उनमें से कुछ जो होते हैं मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, संकुचन में भाग लेते हैं, कुछ जीन के साथ संयुक्त हो जाते हैं, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं शरीर की जो होती है इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस में एंटीबॉडीज की भांति कार्य करते हैं। प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सभी जातियों में प्रोटीन में 20 आधारभूत एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। रासायनिक रूप से प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड की मॉलिक्यूलर यूनिट के पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत अमीनो एसिड का बायोसिंथेसिस और निम्नीकरण, अमीनो एसिड के कार्बन ढांचों का एम्फीबॉलिक मध्यवर्ती पदार्थों में परिवर्तन, यूरिया सिंथेसिस और सेरोटोनिन जैसे विविध प्रकार की जो एक्टिविटीज जो होती हैं महत्वपूर्ण यौगिक जो होते हैं इनके निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अधिकांश जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं तथा बहुत सी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनमें प्रोटीन्स में पाए जाने वाले सारे अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं एम्फीबोलिक इंटरमीडिएट्स से संश्लेषित करने में समर्थ होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लगभग 20 अमीनो एसिड में से मनुष्य के शरीर में केवल 10 अमीनो एसिड्स ही मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में सिंथेसिस किए जा सकते हैं। अन्य 10 अमीनो एसिड जो कि पर्याप्त मात्रा में सिंथेसिस नहीं किए जा सकते थे, जो एनिमल की सामान्य जो होती है एनाटॉमिकल शारीरिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं और पोषण की दृष्टि से एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। ये अमीनो एसिड्स जो कि एम्फीबॉलिक इंटरमीडिएट्स सब्सटेंस से संश्लेषित किए जा सकते हैं और पोषण की दृष्टि से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोटीन जो होता है लिवर सेल्स में, ब्लड से और टिश्यू में, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन जो होते हैं बनाते हैं। लिविंग सेल्स में प्रोटीन जो होता है सिंथेसिस जो होती है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। यदि हम बात करें तो एक सेल में 2000 टाइप के एंजाइम जो होते हैं वो सिंथेसिस होते हैं। एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक तो होती है रिवर्सिबल स्टोरेज और दूसरी होती है डिटर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल स्टोरेज।
लिवर सेल्स जो होती हैं ब्लड से अमीनो एसिड्स को लेकर स्टोरेज करती हैं। सिंपल प्रोटीन जो होती हैं अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी जो होती है ब्लड में कम होने पर लाइसोसोम से अमीनो एसिड्स में कन्वर्जन करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, एनिमल सेल्स में ब्लड से जो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड ले लेते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होती हैं सिंथेसिस जो होती है वो सेल्फ कर लेती हैं। प्रोटीन एंजाइम्स जो होते हैं फॉर्म होंगे। प्रोटीन जो कि इसमें डिटर्मिनेट या सुनिश्चित डिटर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इसमें प्रोटीन जो होता है इनका फंक्शन जो होता है सुनिश्चित होता है, जैसे रिपेयरिंग, ग्रोथ, तो इनके ये वर्क जो है करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन डिफ्यूज होगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो कैटाबॉलिज्म जो कि डीग्रेडेशन प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होते हैं। तो ये जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस हैं, एक तो डीएमिनेशन और दूसरा हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। डीएमिनेशन जो होती है जिसमें कि लिवर सेल्स जो होती हैं पार्टिसिपेट करती हैं। बॉडी सेल जो होती है जो कि ब्लड से एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेने के बाद में एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो उस लेने के बाद में जो अमीनो एसिड बच जाते हैं, ये अमीनो एसिड्स ब्लड से लिवर सेल्स में जाते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रोसेस, जिसमें कि अमीनो ग्रुप जो होता है और कार्बोक्सी ग्रुप जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप सेपरेट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। और ये कीटो एसिड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो होता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन क्या है, अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप को कीटो ग्रुप में कन्वर्जन जो होता है वो हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। कीटो एसिड से जो होता है ज्वाइन करके अमोनिया जो होता है वो ऑर्निथिन साइकिल पूरी करता है। अमोनिया जो होता है जो कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया जो होती है अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होती है। ये एक्सक्रीटरी प्रोसेस के लिए कहाँ जाती है, किडनी में जाती है। और ये यूरिया जो होती है यूरिन फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का अमोनिया जैविक स्थिरीकरण असहजीवी सूक्ष्मजीवों या जिसे हम कहते हैं नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा या उच्चतर पादपों के साथ सिम्बायोसिस में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। प्रथम समूह में एज़ोटोबैक्टर तथा क्लैस्ट्रीडिया जीवधारी आते हैं। सिम्बायोटिक ग्रुप जो होता है इसके अंतर्गत मटर की जाति के जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट नोड्यूल में पाए जाने वाले राइजोबियम जो होते हैं जीनस के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है अमोनिया का स्थिरीकरण जो होता है या फिक्सेशन ऑफ अमोनिया। किसी भी ओरिजिन से प्राप्त होने वाली अमोनिया को तीन जो होते हैं मेन जो होती हैं रिएक्शंस द्वारा ऑर्गेनिक लिंकेज में संयोजित किया जा सकता है। और ये सभी अभिक्रियाएं जो होती हैं सभी जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटेमिन तथा कार्बेमिल फॉस्फेट का निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मेटाबॉलिज्म के एक मीडिएटर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन के फलस्वरूप ग्लूटामिक एसिड का प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रिड्यूसिव एनिमेशन या अपचायी एनिमेशन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म के एक एंजाइम ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज
द्वारा कैटेलाइज की जाती है। अपचायी शक्ति जो होती है या जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो कि NADH अथवा NADPH द्वारा सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस क्रिया में जो होता है कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से अल्फा अमीनो एसिड्स में अमोनिया के अधिकांश जो होता है फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रांसफर्स ऑफ अमीनो ग्रुप या ट्रांसअमीनेशन, ग्लूटामिक एसिड का अमीनो ग्रुप अन्य कीटो एसिड के एक क्रियाविधि द्वारा स्थानांतरित किया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसअमीनेशन। इस प्रक्रिया में एक दाता अमीनो एसिड्स का अमीनो ग्रुप प्राप्तकर्ता कीटो एसिड्स में स्थानांतरित हो जाता है जिसके फलस्वरूप एनालोगस अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है और जो ओरिजिनल अमीनो दाता जो होता है वो एक कीटो एसिड्स में बदल जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड से अमीनो समूह के पायरुविक एसिड में स्थानांतरण द्वारा अमीनो एसिड्स जो होते हैं एलेनिन का प्रोडक्शन जो होता है वो ट्रांसअमीनेशन का एक एग्जाम्पल है। इस प्रोसेस में जो रिएक्शन होती है उनमें कीटो एसिड्स जो होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड होता है और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम्स भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसअमीनेजेस या अमीनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स जो होते हैं पाए जाते हैं। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो कि विटामिन B6 का को एंजाइम रूप होता है ट्रांसअमीनेजेस के एक्टिव साइट का एसेंशियल पार्ट बनाता है। नेक्स्ट जो होता है एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया इनटू आर्जिनाइन इन ए कार्बामेल फॉस्फेट। तो अमोनिया के जो ग्लूटामिक एसिड में स्थिरीकरण के पश्चात अमीनो एसिड्स जो होते हैं आर्गिनिन के सिंथेसिस के लिए 3 रिएक्शन होती हैं। पहली होती है ग्लूटामिन का सिंथेसिस, दूसरा होता है कार्बामेल फॉस्फेट का सिंथेसिस और तीसरा जो होता है कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बामेल फॉस्फेट का सिंथेसिस या सिंथेसिस ऑफ कार्बामेल फॉस्फेटेज। मैमल्स के टिश्यू में कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो होता है सिंथेटेज 1 एंजाइम जो होता है केवल लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जो कि कार्बामेल फॉस्फेट के सिंथेसिस को स्टिमुलेट या कैटलाइज करता है। यह नाइट्रोजन दाता की भांति अमोनिया का उपयोग करता है और इसके लिए एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड आवश्यक होता है। कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 जो कि सर्वप्रथम बैक्टीरिया में मिला नाइट्रोजन दाता के रूप में ग्लूटामिन आवश्यक होता है। ये जो होता है एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड पर निर्भर नहीं करता और ये जो है ग्लूटामिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP से रिएक्शन करके ग्लूटामिक एसिड, कार्बामेल फॉस्फेट, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो इस रिएक्शन को कैटलाइज या उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट जो होता है आर्जिनाइन सिंथेसिस। इस अभिक्रिया में जो होता है नेक्स्ट जो होती है ऑर्जिनाइन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमीनो एसिड डिग्रेडेशन। तो अमीनो एसिड डिग्रेडेशन जो होती है इसमें डीएमिनेशन फर्स्ट पार्ट हम बात करेंगे डीएमिनेशन जिसमें कि अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के रिमूवल की प्रक्रिया को हम कहते हैं डीअमीनेशन और जिसमें ये क्या होता है कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कह रहे हैं डीअमीनेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन जो होता है यह जो होता है डीअमीनेशन जो होती है फ्लेविन एंजाइम के एक समूह द्वारा कैटलाइज होता है जिन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड ऑक्सीडेजेस। अमीनो एसिड जो होता है स्वतः ऑक्सीडाइज होने वाले ऑक्सीकृत होने वाले फ्लेवोप्रोटीन होते हैं जो कि रिड्यूस्ड FMN तथा FAD मॉलिक्यूल ऑक्सीजन द्वारा
मॉलिक्यूलर जो होती हैं ऑक्सीजन द्वारा पुनः ऑक्सीकृत होकर H2O2 बनाते हैं। ये H2O2 या जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो कि कैटालिसिस एंजाइम द्वारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन किया जाता है। ऑक्सीडेज के फ्लेवोप्रोटीन द्वारा अमीनो एसिड्स के डिहाइड्रोजनेशन द्वारा एक अल्फा अमीनो एसिड्स जो होती है इसका निर्माण होता है और यह स्वतः ही जल संकलित करने के पश्चात करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड्स में अपघटित हो जाता है और अल्फा इमिनो नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में निकल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोलाइटिक डीअमीनेशन जो होता है। इसके अंतर्गत अमीनो एसिड्स जो होते हैं ऑक्सीडेजेस के अतिरिक्त अनेक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि विशिष्ट अमीनो एसिड्स विशेषकर जो होते हैं गंधक युक्त एस्पार्टिक तथा ग्लूटेमिक एसिड का डीअमीनेशन करते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूटेमिक एसिड जो होते हैं जो कि अनऑक्सीकारक डीअमीनेशन में है ना, अनऑक्सीडाइज जो होते हैं डीअमीनेशन में ग्लूटेमिक डिहाइड्रोजनेज जो होते हैं द्वारा ग्लूटेमिक एसिड और जल के संयोजन से हाइड्रोजन के दो परमाणु जो होते हैं पृथक होते हैं। इस अभिक्रिया में NAD कोएंजाइम का कार्य करता है और एक कीटो एसिड जो होती है इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय क्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया सिंथेसिस। जंतुओं में एक साइक्लिक रिएक्शन जिसके द्वारा यूरिया का प्रोडक्शन होता है इसे हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं या यूरिया साइकिल कहते हैं। 1932 में हैंसक्रेब और कर्ट हैंसलीट इन साइंटिस्ट ने ऑर्निथिन साइकिल को प्रस्तावित किया। यहाँ पर यूरिया के अणु के दोनों नाइट्रोजन परमाणु अमोनिया से प्राप्त होते हैं। ATP के 3 अणु और 5 एंजाइम्स जो होते हैं इसके लिए एसेंशियल होते हैं। सिंथेसिस ऑफ कार्बामेल फॉस्फेट, यहाँ पर अमोनियम आयन के रूप में अमोनिया का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन में ATP के 2 अणुओं के साथ साइकिल में प्रवेश करके कार्बामेल फॉस्फेट बनाता है। यह रिएक्शन जो होती है कार्बामेल फॉस्फेट सिंथेटेज द्वारा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में कैटालाइज होती है। एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एक एलोस्टेरिक इफेक्टर के रूप में एसेंशियल होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन। कार्बामेल फॉस्फेटेट के कार्बामेल भाग जो कि 1 नाइट्रोजन कंपाउंड होता है इसका 2 नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि ऑर्निथिन में स्थानांतरण होता है जो कि लिवर माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्निथिन कार्बामेल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा कैटालाइज होता है। इस रिएक्शन के फलस्वरूप सिट्रुलिन जो कि 3 नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है इसका सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। इस साइकिल में अमोनिया का दूसरा अणु जो होता है जो कि एस्पार्टिक एसिड के रूप में सिट्रुलिन के साथ में आर्गिनोसक्सिनिक एसिड जो कि 4 नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है और इस अभिक्रिया के लिए ATP, मैग्नीशियम आयन और आर्गिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। आर्गिनोसक्सिनिक एसिड का एक भाग जो होता है जो कि फ्यूमेरिक एसिड के रूप में खोकर आर्जिनिन जो कि 4 नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है। तो इस रिएक्शन जो होती है जिसमें आर्गिनोसक्सिनेज द्वारा कैटालाइज की जाती है। नेक्स्ट क्लीवेज ऑफ आर्जिनाइन टू आर्निथिन एंड यूरिया। आर्जिनाइन का जल अपघटन यूरिया का स्रोत है। आर्जिनिन के एक अणु में 4 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं जिनमें से 2 नाइट्रोजन परमाणु यूरिया सिंथेसिस के लिए पृथक हो जाते हैं और शेष 2 नाइट्रोजन परमाणु अमीनो एसिड आर्निथिन की स्ट्रक्चर का एक भाग बन जाते हैं। तो अमोनिया की अपेक्षा जो होता है यूरिया जिसे हम कहते हैं CONH2 होल NH2 जो कि बहुत कम टॉक्सिक होता है, पानी में जो होती है इसकी विलेयता अधिक होती है। तो ये यूरिया जो होता है जो कि एक्सक्रीशन के लिए किडनी में जाता है और यहाँ से यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।